गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल कितने परतों से या फिर कितनी लेयर्स से मिलकर के बनी होती है। तो उसी में नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तो उसमें जो फोर्थ लेयर होती है वो फोर्थ लेयर होती है मिडिल लैमेला। यहाँ पर जो चौथी परत पाई जाती है वो पाई जाती है मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला जो होती है वो दो कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करती है। जो आसन्न कोशिकाएं होती हैं, दो आमने सामने की जो कोशिकाएं होती हैं या पास पास की जो दो सेल्स होती हैं, उन दोनों सेल्स को जोड़ने का कार्य करती है। और मिडिल लैमेला को हम प्लांट के अंदर या पादप जगत का सीमेंट भी कहते हैं। जैसे सीमेंट के द्वारा दो ईंटों को एक के ऊपर एक रखकर जोड़ा जाता है, वैसे ही मिडिल लैमेला भी यहाँ पर दो सेल्स को जोड़ने का कार्य करती है। तो देखिए कैसे उपस्थित होती है। ये कोई एक सेल है, इसके जस्ट पास में यहाँ पर दूसरी सेल प्रेजेंट है। ये सेल ए और ये सेल बी। सेल ए और सेल बी के बीच में यहाँ पर एक परत पाई जाती है और इस परत को क्या बोलते हैं हम? मिडिल लैमेला। दोनों सेल्स को जोड़ने वाली बीच की परत मिडिल लैमेला उपस्थित यहाँ पर होती है, उसे मिडिल लैमेला कहते हैं। बात करते हैं कि जो मिडिल लैमेला होती है, ये मिडिल लैमेला या जोड़ने का कार्य करती है या फिर और भी कार्य करती है। तो बच्चों यहाँ पर मिडिल लैमेला इन दोनों सेल्स को जोड़ने का भी कार्य कर रही है। और यहाँ आगे अभी आपके आएगा टॉपिक, पिट्स पाए जाते हैं, गर्त पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक सेल से दूसरे सेल को कनेक्ट करने का भी कार्य करती है। तो यहाँ पर एक सेल से दूसरी सेल के जो साइटोप्लाज्म होता है उस साइटोप्लाज्म को भी कनेक्ट करने का कार्य करती है। और ये कार्य यहाँ पर करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। जीव द्रव्यी तंतु, जीव द्रव्यी तंतु होते हैं जो यहाँ पर इस प्रकार से प्रेजेंट होते हैं। ये एक सेल के साइटोप्लाज्म को दूसरी सेल के साइटोप्लाज्म से संपर्क में बनाए रखते हैं। इसके अलावा यहाँ हम एक कॉमन से अगर बात करें तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा कि जब तक फल पकते नहीं हैं, जब तक फल कच्चे होते हैं तो वो टाइट होते हैं, कठोर होते हैं। लेकिन जैसे ही फलों में परिपक्व होने स्टार्ट हो जाता है, वो पकने लग जाते हैं, तो ये लसलसे और मुलायम हो जाते हैं। तो उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे जो रीजन है यही मिडिल लैमेला है। जैसे ही दो सेल्स के मध्य से मिडिल लैमेला टूटने लग जाती है तो ये सेल्स आपस में क्या हो जाती है? बिखर जाती है। सेल्स बिखर जाएंगी और जब सेल्स बिखर जाएंगी तो फल कैसे हो जाएंगे? मुलायम, लसलसे हो जाएंगे। तो अगर मिडिल लैमेला यहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो तो यहाँ पर फल कैसे हो जाते हैं? लसलसे हो जाते हैं, कोशिकाएं बिखर जाती हैं। अब इस मिडिल लैमेला को गलाने का कार्य कौन करता है? स्वतंत्र रूप सॉरी नेचर में ऐसा कौन सा पदार्थ पाया जाता है जो इसको गलाने का कार्य करता है? तो वो एंजाइम होता है पैक्टिनेज। यहाँ पर पैक्टिनेज एंजाइम पाया जाता है जो यहाँ पर मिडिल लैमेला को गलाने का कार्य करता है। और क्यों करता है? क्योंकि जो मिडिल लैमेला होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट से बनी होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट से बनी होती है और इस पैक्टेट को तोड़ने का कार्य प्राकृतिक रूप से कौन करता है? पैक्टिनेज करता है। तो जब फलों में परिपक्व होने स्टार्ट हो जाता है तो जो सुप्त रूप से पड़ा हुआ जो पैक्टिनेज था वो कैसा हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव होने के बाद में
कैल्शियम मैग्नीशियम के पैक्टेट को तोड़ना स्टार्ट कर देता है और सेल्स बिखरने लग जाती है। तो इस प्रकार से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड मिडिल एलेमिला से यहाँ पर एट लास्ट सेल वॉल का निर्माण हो जाता है कंप्लीटली। चाहे हम प्राइमरी की बात करें, चाहे सेकेंडरी की बात करें, सभी को मिलाकर क्या बोल रहे हैं हम? सेल वॉल। नेक्स्ट बात करते हैं हम जो सेल वॉल है, इस सेल वॉल का उद्भव कैसे होता है, निर्माण कैसे होता है। का ओरिजिन, उद्भव। तो यहाँ पर सेल वॉल का उद्भव कैसे होता है? तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 11th में कोशिका विभाजन पढ़ा है। कोशिका विभाजन के समय प्रोफेज से लेकर के टीलोफेज तक कोशिका में विभिन्न परिवर्तन होते हैं और परिवर्तनों के साथ में टीलोफेज के लास्ट में कोशिका क्या हो जाती है? एक मदर सेल 2 डॉटर सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। एक मदर सेल से 2 पुत्री कोशिकाएं इनको प्राप्त हो जाती हैं। तो जब जिस वक्त कोशिका विभाजन हो रहा होता है उस वक्त शुरुआत की अवस्था में प्रोफेज में जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, ये सेल ऑर्गेनेल्स अदृश्य होना स्टार्ट कर देते हैं, डिसअपीयर होना स्टार्ट कर देते हैं। और टीलोफेज में सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, विजिबल हो जाते हैं, दृश्य हो जाते हैं। यहाँ बिगड़ रहे हैं, यहाँ वापस बन रहे हैं। तो बनने और बिगड़ने की जो क्रिया होती है इस ड्यूरेशन में गोल्गी बॉडी, ईआर के छोटे खंड, और वो छोटे खंड होते हैं 15 से 20 मिली माइक्रोन के। गोल्गी बॉडी और ईआर के छोटे खंड, साथ में कोटिकाएं जिन्हें बोलते हैं वेसिकल्स। कोटिकाएं होती हैं आकार में बड़ी, 250 मिली माइक्रोन की। तो इनके छोटे खंड और कोटिकाएं यहाँ पर टूट करके बिखर जाती हैं। इसके अलावा तर्कुतंतु भी होते हैं। लेकिन इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं फ्रैगमोप्लास्ट। गोल्गी बॉडी, ईआर और कोटिकाओं को तीनों को मिलाकर हम फ्रैगमोप्लास्ट कहते हैं। तो यहाँ पर जो सेल वॉल का ओरिजिन होता है, उद्भव होता है, निर्माण होता है, वो फ्रैगमोप्लास्ट के कारण होता है, फ्रैगमोप्लास्ट के द्वारा होता है। तो देखते हैं यहाँ पर जो फ्रैगमोप्लास्ट है वो किस प्रकार से सेल वॉल का ओरिजिन करती है। ये कोई मदर सेल है, इस सेल के अंदर सेल डिवीजन की प्रोसेस चल रही है। जब सेल डिवीजन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पर मध्य में मिड में आकर के यहाँ पर सेल प्लेट बन जाती है। ये सेल प्लेट किसके कारण बनती है? टूटे हुए तर्कुतंतुओं के कारण यहाँ पर आकर के कुछ तर्कुतंतु इकट्ठे हो जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैकेट आकर के जमा हो जाते हैं। वैसे सेल प्लेट का जो निर्माण होता है वो सेल प्लेट का निर्माण अर्ली मेटाफेज के अंदर या फिर लेट प्रोफेज के अंदर भी स्टार्ट हो जाता है। एट लास्ट इस सेल प्लेट पर आकर के मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैकेट यहाँ करके जमा हो जाते हैं।
ये पैक्टेट एक परत के रूप में यहाँ पर धीरे धीरे जमा हो जाते हैं। अब ये कोशिका की सेल वॉल, इधर ये कोशिका की सेल वॉल, क्योंकि कोशिका अब धीरे धीरे दो भागों में विभाजित होने लगी है। यहाँ पर ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इधर ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ जो फ्रैगमोप्लास्ट था, अभी हमने जो पढ़ा था, ये फ्रैगमोप्लास्ट ईआर और गोल्गी बॉडी और कोशिकाएं यहाँ पर आकर के जमना स्टार्ट, कैल्शियम मैग्नीशियम के पैक्टेट के दोनों तरफ आकर के जमना स्टार्ट कर देती है। धीरे 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 ये एक पूरी लेयर के रूप में यहाँ पर जम जाती है और इधर ये भी एक कंप्लीट लेयर के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट हो जाती है। तो अब यहाँ पर एक क्या बन गई, कैल्शियम मैग्नीशियम के पैक्टेट ना होकर के अब इसे हम क्या कहेंगे, यहाँ मिडिल लैमेला। ये यहाँ पर मिडिल लैमेला का निर्माण हो गया। यहाँ ये प्राइमरी सेल वॉल का निर्माण हो गया। अब इधर की साइड में भी प्राइमरी सेल वॉल का निर्माण हो गया। अब यहाँ भी मेम्ब्रेन नहीं है और यहाँ भी मेम्ब्रेन नहीं है। स्टूडेंट्स, जो वेसिकल्स होती हैं, इन वेसिकल्स के अंदर एक बहुत अच्छी कैपेसिटी पाई जाती है और वो कैपेसिटी पाई जाती है कि वेसिकल्स के अंदर लिक्विड भरे हुए होते हैं। यहाँ पर आकर जब वो जमा होती हैं तो वेसिकल्स टूट जाती हैं। टूटने के बाद में लिक्विड जो होता है द्रव फ्री हो जाता है और ये मेम्ब्रेन जो होती हैं, क्योंकि एक मेम्ब्रेन की संरचना होती है वेसिकल कोशिकाएं, ये फैलने की सामर्थ्य रखती है और फैलने के साथ साथ इसमें स्वतः ही ग्रोथ की कैपेसिटी होती है। तो जो यहाँ पर कोशिकाएं फैली थी, ये कोशिकाएं धीरे धीरे यहाँ एक मेम्ब्रेन का रूप ले लेंगी और कंप्लीटली यहाँ पर दोनों सेल्स की अलग अलग मेम्ब्रेन का निर्माण हो जाएगा। एक मदर सेल से यहाँ पर दो डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है। बाहर की तरफ प्राइमरी सेल वॉल, अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों सेल्स को जोड़ने वाली मिडिल लैमेला। तो इस प्रकार से यहाँ पर कंप्लीटली मिडिल लैमेला, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तीनों ही चीज़ों का यहाँ पर उद्भव होता है, यहाँ केवल सेल वॉल का। अगर अब हम देखें कि तीनों ही जो सेल वॉल हैं वो कोशिका के अंदर किस प्रकार से अरेंज होती हैं, तो एक डायग्राम से हम देखते हैं इसको। मान लिया ये कोई सेल है, इस सेल को चारों ओर से घेरे हुए अन्य सेल यहाँ पर उपस्थित है। चारों ओर से घिरे हुए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक ही सेल होगी, अगर कोई सेल है तो उसको घेरे हुए अन्य सेल भी यहाँ पर उपस्थित होंगे। ये सेल एक दूसरे से किस प्रकार अरेंज है, किस प्रकार यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेल वॉल का निर्माण होता है। यहाँ जितनी भी ये दो सेल हैं, ये ए, इसको ए मानते हैं, बी, सी, डी, ई, एफ और जी, जितनी भी यहाँ पर ये सेल प्रेजेंट है, ये सेल के चारों तरफ ये एक दूसरे से मिडिल लैमेला द्वारा अटैच है। सभी सेल्स एक दूसरे के साथ में मिडिल लैमेला के द्वारा यहाँ पर अटैच होती हैं, टच होती हैं। अब यहाँ पर जो मिडिल लैमेला निर्मित हुई है, इस मिडिल लैमेला के ये सेल के अंदर बात करते हैं हम, अंदर की ओर सबसे पहले जो निर्माण होगा वो होगा प्राइमरी सेल वॉल का। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था
जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, पतली। तो यहाँ पर प्राइमरी सेल वॉल का निर्माण हो जाएगा। इस प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ अब यहाँ पर इसी से चिपकते हुए सेकेंडरी सेल वॉल का निर्माण होगा। इसको थोड़ा अलग शो कर रहे हैं हम। और सेकेंडरी सेल वॉल कैसी होती है, मोटी। तो यहाँ पर सेकेंडरी सेल वॉल का निर्माण हो जाएगा। कोनिफर्स के अंदर, जिनके अंदर टर्सरी सेल वॉल भी पाई जाती है, तृतीय कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, ये तृतीय कोशिका भित्ति अब इस सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर की तरफ निर्मित होगी। इसको और थोड़ा मोटा कर देते हैं क्योंकि ये काफी मोटी पाई जाती है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल, ये प्राइमरी सेल वॉल, ये सेकेंडरी सेल वॉल। अब इसके अंदर की तरफ यहाँ टर्सरी सेल वॉल का निर्माण होता है, जो कोनिफर्स प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। अनावृतबीजी पादपों के जो कोनिफर्स होते हैं उनके अंदर पाई जाती है। और यहाँ इसके अंदर क्या मिलेगी, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हो गई टर्सरी सेल वॉल और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये बीच में क्या उपस्थित है, मिडिल लैमेला। तो एक कोशिका के अंदर मिडिल लैमेला के अंदर की तरफ पहले प्राइमरी सेल वॉल का निर्माण होगा, फिर सेकेंडरी सेल वॉल का निर्माण होगा, और जिनके अंदर टर्सरी पाई जाती है उनके अंदर टर्सरी सेल वॉल का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर तीनों सेल वॉल का अरेंजमेंट एक कोशिका के अंदर होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल होती है, इन सेल वॉल के अंदर क्या कुछ अंतर पाया जाता है या नहीं, दोनों कंपैरिजन करते हैं। प्राइमरी सेल वॉल में और सेकेंडरी सेल वॉल में अगर हम यहाँ दोनों में कंपैरिजन करें तो सबसे पहले देखते हैं कि जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, पतली। और ये कैसी होती है, मोटी। पतली है तो कैसी होगी, वितान में खींचने योग्य, इसको खींच सकते हैं और आसानी से ये खिंच जाती है। और ये कैसी होगी, अवितान। यहाँ पर जो माइक्रोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं वो अल्ट्रा स्ट्रक्चर के होते हैं। अल्ट्रा मतलब अति सूक्ष्म, अल्ट्रा माइक्रोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैक्रो या माइक्रो फाइब्रिल्स होते हैं। जो ये माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, ये माइक्रोफाइब्रिल्स प्राइमरी सेल वॉल में डिफ्यूज्ड रूप से पाए जाते हैं। डिफ्यूज्ड रूप से वितरित होते हैं, डिफ्यूज्ड को विस्तृत होते हैं। जिनका कोई अरेंजमेंट नहीं होता, चारों तरफ यहाँ पर ये अरेंज होते हैं, लेकिन यहाँ पर समानांतर पैरेलल रूप से अरेंज्ड होते हैं। एंड लास्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, यहाँ भी सेल्यूलोज पाया जाता है, यहाँ भी सेल्यूलोज पाया जाता है, यहाँ भी हेमीसेल्यूलोज होता है, यहाँ भी हेमीसेल्यूलोज होता है। तो यहाँ पर अंतर किस चीज का पाया जाता है,
एक तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल में सेल्यूलोज की और हेमिसेल्यूलोज की परसेंटेज का अंतर पाया जाता है। यहाँ जो सेल्यूलोज पाया जाता है ये सेल्यूलोज होता है 15 से 40% तक, और यहाँ पाया जाता है 50 से 90% तक। यहाँ जो हेमिसेल्यूलोज होता है ये हेमिसेल्यूलोज होता है 50% और यहाँ होता है 25%। और जो मोस्टली जो अंतर पाया जाता है वो पाया जाता है लिपिड का। यहाँ 5 से 10% लिपिड पाया जाता है और यहाँ पर लिपिड एब्सेंट होता है। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर यहाँ पर अंतर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल का निर्माण कौन सी विधियों से होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी जो सेल वॉल है इनके निर्माण की या इनकी वृद्धि की कौन सी 2 विधियां होती हैं। दो नाम आते हैं यहाँ पर, एक तो होता है कणाधान और दूसरा होता है स्त्राव। प्राइमरी जो सेल वॉल होती है, प्राइमरी सेल वॉल में जो वृद्धि होती है जिसकी लंबाई बढ़ती है वो बढ़ती है कणाधान विधि से। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्राइमरी सेल वॉल के अंदर खिंचने की सामर्थ्य होती है, खिंच सकती है। तो स्टूडेंट जब सेकेंडरी सेल वॉल बन जाती है तो वो कैसी होती है, हार्ड। कोशिका जितनी वृद्धि कर चुकी है वहीं तक रहेगी। अगर कोशिका को वृद्धि करनी है तो वो सेकेंडरी सेल वॉल के निर्माण से पहले कर चुकी होती है। तो यहाँ पर जब कोशिका अपने आकार और अमाप में वृद्धि करती है तो आकार और अमाप में वृद्धि के समय प्राइमरी सेल वॉल खिंच जाती है। खिंचने से यहाँ पर बीच बीच में छोटे छोटे स्थान बन जाते हैं, गर्त बन जाते हैं, और इन्हीं स्थानों में कणाधान विधि के द्वारा कण आकर के सेल्यूलोज, पैक्टिन, हेमिसेल्यूलोज के कण आकर के यहाँ इन स्पेसों के अंदर बढ़ जाते हैं। इस प्रकार से इनमें आकर के ये यहाँ